यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है अच्छे से सबको मेरी? हाँ, ओके। यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, चलो। सो व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स, टेल मी। तो डेफिनेशन तो कहता है यूनिट वेक्टर का कि दे आर द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी, या सिंपली आप कहें कि जिसका एक मैग्नीट्यूड हो, वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर, है ना, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स आर द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। गॉट माई पॉइंट? बोलो, क्लियर है? ओके ओके। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर? लेट मी टेल यू। जैसे मैं कहूं, जस्ट सिंपल सोचो, जैसे मैं कहूं कि आई हैव, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप लेते हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करो, जैसे मैंने कहा वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, लेट सपोज, चलो ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, मैं कहूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब जैसे मान लेते हैं कि वी हैव राइट नाउ 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट सपोज, थोड़ी देर के लिए 15 स्टूडेंट्स, लेट सपोज आई सेड आई हैव 15 स्टूडेंट्स। ये 15 विद्यार्थी कहने का मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज 15? व्हाट इज 15 नंबर? यस और नो? एंड व्हाट इज 15 मल्टीप्लाइड बाय वन स्टूडेंट? तभी तो आपने रिप्रेजेंट किया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, है कि नहीं? एक स्टूडेंट को मान लिया गया एक क्वांटिटी, और वैसे 15 क्वांटिटीज हमारे पास थी, तो मल्टीप्लाई कर दिया गया 15 से, तो हमने पूरी की पूरी क्वांटिटी जो कि मेरा यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, उसको हम रिप्रेजेंट कर पाए। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, जो 15 क्वांटिटी हमारे पास प्रेजेंट थी मल्टीप्लाइड बाय वन स्टूडेंट। ये वन जो है ना, ये हमने रिप्रेजेंट किया ना, जिस एक चीज, एक बच्चे को हमने एक मान लिया, है कि नहीं? बताओ। तो दिस इज एक्चुअली, जब कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमको रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम एक पर्टिकुलर चीज को रेफरेंस के तौर पे एक मान लेते हैं, और वैसी जितनी चीजें हुई उतना वो क्वांटिटी होगा। जैसे हमने 1 मीटर पर सेकंड को रेफरेंस मान लिया, अब मान लेते हैं कि कोई गाड़ी जो है वो 100 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने ये कह दिया कि यहां से यहां अगर 1 मीटर था, लेट सपोज, तो वो कहा हमने कि अगर ये 1 सेकंड की दूरी, सॉरी 1 मीटर की दूरी जो भी हमने तय किया था, अगर वो 1 सेकंड में तय करता है और इससे 100 गुना ज्यादा रफ्तार से कोई चल रहा है, तो उसकी रफ्तार है 100 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ आ रही है? तो हर पर्टिकुलर केस में हम एक यूनिट को डिफाइन करते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेपिटेशंस वी हैव डन टू रिप्रेजेंट द गिवन क्वांटिटी, then the whole quantity can be represented in terms of magnitude multiplied by that unit. नहीं समझे मेरी बात को? हाँ? अब इसी चीज को मैं ट्रांसलेट करूंगा यूनिट वेक्टर्स पे। तो अगर मान लेते हैं कि मुझे, लेट सपोज कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना था कुछ इस तरीके से, लेट सपोज मैंने कहा कि मेरे पास ये एक वेक्टर है, रिप्रेजेंट करना था, है ना? अब मैं चाहता हूं कि लेट सपोज कि इसकी वैल्यू जो है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, लेट सपोज कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये 10 यूनिट्स है। लेट सपोज कुछ भी 10, अगर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड होता, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, फोर्स होता तो न्यूटन होता, व्हाटसोएवर, बट कोई भी वेक्टर है, लेट सपोज 10 यूनिट का कोई भी वेक्टर है ना? 10 यूनिट कहने का मतलब कि अगर हमने 1 माना तो ये उसका 10 गुना है। अब हम चाहते हैं कि हम इसी दिशा में एक 15 यूनिट का वेक्टर लिखें, तो हम क्या करेंगे पहले बताओ? अगर हम चाहते हैं कि हम इसी डायरेक्शन में एक 15 यूनिट का वेक्टर लिखें, तो हम क्या करेंगे? क्या हम इसी को 1.5 गुना कर देंगे? हाँ कि ना? तो सोचो आपने किया क्या? आपने एक्चुअली इस 10 यूनिट के वेक्टर को 10 पार्ट में बांट दिया। लेट्स सपोज मान लो ये 10 था, और उसके बाद इस 10 और 1 जो बन के आया, आपने उसका 1 यूनिट का वेक्टर मान लिया। हाँ कि ना?
बोलो। और उसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे, उस ऐसे जो अगर एक हमने इस वेक्टर को अगर एक यूनिट का वेक्टर माना तो ऐसे 15 वेक्टर्स ले लिए तो हमें 15 यूनिट का वेक्टर मिल गया। नहीं समझे बात को, नहीं समझे बात को। तो इसका मतलब कि अगर हमें किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए किसी एक डायरेक्शन में, है ना, किसी एक डायरेक्शन में अगर हमें किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए तो हम उस डायरेक्शन में अगर एक यूनिट वेक्टर लिख दें और उसको अगर हम मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें उसी डिजायर्ड मैग्नीट्यूड का वेक्टर उसी डायरेक्शन में मिल जाता है, हाँ कि ना? यस और नो है? तो इसका मतलब देखो, इसी बात को देखो मैं गणित की भाषा में लिखूंगा। देखो इस बात को उतार लो, इसी बात को देखो मैं गणित की भाषा में लिखूंगा। कैसे? देखो, अगर मान लेते हैं कि ये मेरा वेक्टर था और इसका नाम मैंने वेक्टर ए लिखा, तो मैं वेक्टर ए को ऐसे लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। बात समझ आई? क्या लिखा मैथमेटिकली इसी चीज को, है ना? हाँ, बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है सबको? ये क्या लिखा मैंने इस बात को? अब अगर हम देखेंगे यहां पे तो ऐसे वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, और ये जो पूरी बात जो लिखी ना मैंने, इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है। ए के ऊपर एरो नहीं, ए के ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं, इसको ए कैप भी कहा जाता है। अगर आर होता वेक्टर तो आर कैप, या आजकल इसको ए हैट भी कहने लगे हैं। बोलो क्लियर है? लिख लो इस बात को अपनी कॉपी में, लिख लो अपनी कॉपी में। तो दिस इज, और फिर अभी और बताता हूं, पहले लिखो यहां तक। ए हैट और ए कैप दोनों ही कहा जाता है ना, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर आप देखोगे यहां पे कुछ बातें को और समझिए थोड़ा सा। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है बताओ, कहां यूज करते हैं? ढंग से सोचो कि अगर हमें किसी डायरेक्शन को डिफाइन करना है, मान लो कि हमने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिफाइन करना है, तो किसी डायरेक्शन में अगर वेक्टर लिखना है तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा कि उस डायरेक्शन में हम क्या लिखें? यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। तो क्या वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, हाँ कि ना? है कि नहीं? हाँ, तो लिखो यूनिट वेक्टर। हाँ, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन विच द वेक्टर एक्ट्स। Unit vectors are used to represent the direction in which the vector acts. ये है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आइए। यहाँ पे थोड़ा आंधी वांधी चल रहा है, थोड़ा एलर्जी सा लग रहा है। और देखो, सो यूनिट वेक्टर्स, अभी जैसे जैसे कहानी चलेगी वैसे वैसे हम लोग करेंगे। तो ये आप फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, है ना, यूनिट वेक्टर। वैसे भी देखो 15 स्टूडेंट है ना, डिवाइड बाई 15 कर दोगे, एक तरह से ऐसे समझो, तो नंबर बाय नंबर, तो एक स्टूडेंट बन गया, है ना, तो एक यूनिट वेक्टर टाइप चीज बन गई। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रही है? हाँ, बोलो क्लियर है? तो इस तरह से मतलब सोचने के लिए कर सकते हैं, ऐसे कहना सही नहीं होगा कि 15 स्टूडेंट को 15 से डिवाइड कर दिया, उस तरीके से 15 मतलब वो मॉड से डिवाइड करके हम यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू, सॉरी, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे चलो, आगे चलो। ओके, कोप्लेनर वेक्टर कल समझा चुका था कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। अब आगे लिखिए ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स, लिखिए सम ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स, सम ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। अब समझना, सम ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स।
ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। अब देखो, आओ, सबसे पहले मान लो कि मेरे पास एक 3D स्पेस में एक वेक्टर था, लेट्स सपोज। अगर मैं इस वेक्टर को ट्रांसलेट करूं, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रांसलेशन का मतलब समझ में आता है? क्या होता है ट्रांसलेशन? हाँ, कहने, ट्रांसलेशन का सिंपल सा मतलब यह होता है कि अगर मान लो कि ये वेक्टर है तो इसका सारा का सारा पॉइंट एक ही वेलोसिटी से चलेगा, है ना? ऐसा नहीं कि एक पॉइंट यहां रोक के इसको घुमा दो तो हर पॉइंट जो है वो अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है। ये मान लो अगर घुमा दोगे तो ये वाला कुछ अलग वेलोसिटी से चलेगा, ये वाला क्योंकि ये छोटे से सर्कल में चलेगा, ये बड़े से सर्कल में चलेगा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन जब आएगा, रोटेशन आएगा तो बताएंगे। बट ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द बॉडी, यहां पे वो एरो है, all the points of the arrow representing the vector will be moving with the same velocity, all the points। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? हाँ, बोलो, क्लियर है? जैसे मान लो कि अगर मान लो कि यहां पे एक पॉइंट था, इसको फिक्स करके इसको घुमा दो, है ना, इस तरीके से ऐसे घुमा दो, अगर देखा जाए तो फिर ये ट्रांसलेशन की कहानी नहीं हुई, ये फिर रोटेशन की कहानी हो गई, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो फिक्स था और ये वाला पॉइंट तो हमने पकड़ के रखा है ऐसे, ये वाला पॉइंट हमने पकड़ के रखा है और बाकी पॉइंट जो है वो मूव कर रहे हैं किसी वेलोसिटी से। तो इस वाले पॉइंट की रफ्तार 0 थी और इस वाले पॉइंट की रफ्तार है, तो इसको हम ट्रांसलेशन नहीं कहेंगे। ट्रांसलेशन मतलब जैसे इस तरह का मोशन ट्रांसलेशन, जैसे मान लो मेरा फोन है ये, तो ऐसे ऐसे, ये ट्रांसलेशन है। देखो सब एक साथ चल रहे हैं, समझ में आ रही बात? समझ आ रही बात? ये ट्रांसलेशन है, ये रोटेशन नहीं है, ट्रांसलेशन है कि ऑल द पॉइंट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। सो दिस इज व्हाट यू कॉल ट्रांसलेशन। तो हम ट्रांसलेशन में सारे इस वेक्टर को उठा के, पूरे वेक्टर को उठा के कहीं पे भी रख रहे हैं, ठीक है, ट्रांसलेट कर रहे हैं। सो ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, ओके। तो अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं वेक्टर को तो डायरेक्शन तो चेंज कर नहीं रहे हैं, पूरा पूरा वेक्टर उठ के ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, या प्लेन से बाहर आ गया। तो मुझे बताओ कि ट्रांसलेट करने पे वेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ कि अगर वेक्टर्स को आप ट्रांसलेट करते हो तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ पड़ेगा फर्क क्या? बिल्कुल नहीं। ट्रांसलेशन अगर है तो वेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो आपने इस वेक्टर को उठा के ऐसे रख दिया, यहां पे ऐसे इस तरीके से लेके आ गए, सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं सारे पॉइंट्स को उठा के, ये पॉइंट यहां आ गया, ये पॉइंट आपका यहां पर आ गया, है ना? तो या फिर आप इसको वेक्टर को ऐसे आप ट्रांसलेट कर दीजिए इस तरीके से। तो अगर आप वेक्टर्स को ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं तो लंबाई तो वेक्टर्स की अभी भी सेम है, और चूंकि सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं हम, चूंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं ऐसे ले जाके, तो क्या डायरेक्शन भी सेम रहा? हर पॉइंट पे हर वेक्टर का क्या ओरिएंटेशन सेम है? हां कि ना? यस और नो? तो अगर वेक्टर्स में दो बातें होती हैं बेटा, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ना तो मैग्नीट्यूड बदला ना ही डायरेक्शन बदला, तो वेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लंबाई तो वही रही और डायरेक्शन भी सेम रहा। तो वेक्टर्स को ट्रांसलेट करने पे वेक्टर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात समझ आई है? तो आप इस वेक्टर को उठा के कहीं पे भी रख सकते थे। आप इस वेक्टर को उठा के, आप इस चीज को उठा के मान लो यहां पे रख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप उस प्रोवाइडेड कि आप सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हो, आप डायरेक्शन चेंज नहीं करो। दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि इफ यू आर ओनली ट्रांसलेटिंग द वेक्टर, नॉट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन व्हाटसोएवर, then the vector will remain unchanged. Got my point? बोलो, क्लियर है? हाँ, इस चीज को अपनी कॉपी में लिख डालो, ठीक है? आगे चलते हैं कि वेक्टर्स ऑन ट्रांसलेशन डू नॉट चेंज, पहली चीज। दूसरा, अगर वेक्टर्स को रोटेट करोगे तो
रोटेशन ऑफ वेक्टर, क्या रोटेशन के कई सारी वो हो सकते हैं, आयाम हो सकते हैं, बट वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट कि अगर एक वेक्टर था, मान लो इस पॉइंट के अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता था। तो अगर वेक्टर्स को रोटेट करते हो तो क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो भी फिक्स रहेगा, क्योंकि लंबाई तो एरो की भी वही है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। मान लो कि इस वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट किया, लेट्स सपोज वेक्टर कुछ इस तरह का हो गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, वेक्टर कुछ इस तरह का हो गया, लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए हो सकता था ना, हो सकता था ना, हाँ हाँ। तो क्या बदला वेक्टर का, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की दोनों, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की दोनों, सिर्फ डायरेक्शन है ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ। तो वेक्टर्स को रोटेट करने पे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। पर क्या ऐसा करने से वेक्टर बदल गया, बट क्या ऐसा करने से वेक्टर बदल गया, यस यस और नो। तो लिख लो इस बात को कि ऑन रोटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स चेंज इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन ओनली, इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन ओनली। एकदम क्लियर है रोटेशन ऑफ वेक्टर्स है। अब चलो देखो, इस डायग्राम भी बना लेना, उसके बाद फिर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तीसरा देखो, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को नेगेट कैसे करोगे बताओ, किसी वेक्टर को नेगेटिव कैसे बनाओगे, डायरेक्शन बदल के, शाबाश। क्या करना है, ज्योमेट्रिकली देखो, अगर कोई वेक्टर ऐसे है जिसका नाम हमने दिया वेक्टर ए, अब इफ आई विश टू चेंज द, इफ आई विश टू मेक द वेक्टर, इफ आई विश टू फाइंड आउट द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, तो ढंग से सोचो क्या करूं। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो हमें डायरेक्शन पता है कि हेड, टेल से लेके हेड की तरफ डायरेक्शन होता है, तो टेल को हेड बना दो और हेड को टेल बना दो, तो क्या वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा, यस और नो। तो ये नेगेटिव हो गया, लो सिंपल, कोई खास बात नहीं है इन सब में, कुछ नहीं है, बस समझने की बारी, आपने किया हुआ है। तो दिस इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर, दिस इज, इफ दिस इज वेक्टर ए, क्या दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर है, हाँ कि ना। तो लिखो, द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कैन बी फाउंड, द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कुड बी फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द पोजिशन ऑफ हेड एंड टेल ऑफ द वेक्टर, दैट्स इट, बाय इंटरचेंजिंग द पोजिशन ऑफ हेड एंड टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर। और देखो, चलो आओ, ये है समझा, जब मैं कुछ चीजें और बताता हूं आपको। अब लिखिए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। मान लो कि मेरे पास ये है वेक्टर ए और कोई वेक्टर बी इस तरीके का दिया हुआ था, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। मान लो कि कोई वेक्टर बी ऐसे दिया हुआ था, लेट सपोज थोड़ी देर के लिए, ये है मेरा वेक्टर बी। अब हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए बताओ, हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए, वी नीड सच वेक्टर, सच अ वेक्टर विच विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट as produced by A and B collectively, है ना, कि A वेक्टर और B वेक्टर मिलके जो इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, क्या वही इफेक्ट पैदा करने वाला अगर कोई एक वेक्टर हो तो क्या वही वो रिजल्टेंट कहलाएगा। ये बात समझ आ रही है,
हाँ, तो कैसे करूं? आपने किया है क्लास 9th में। अगर हम इसको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लें, इसको भी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लें, तो अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो क्या करो कि थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने के लिए इसको ट्रांसलेट करके यहां पे लेके आ जाओ। कर सकता हूं ना मैं? हाँ? बोलो। तो आप इसको ट्रांसलेट कीजिए, यहां पे बी को ट्रांसलेट करके आप ऐसे लेके आ जाइए। यहां देखिए, सॉरी, इस तरीके से बी को आप ट्रांसलेट करके आप ऐसे लेके आ जाइए। ये आपका बी वेक्टर हो गया है ना। दिस इज योर बी वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर। ये आपका बी वेक्टर है। अब ये आपका बी वेक्टर हो गया। अब सोचो कि कोई आदमी यहां से लेके यहां जाता है ए, जिसका मैग्नीट्यूड ए मॉड हुआ, यहां से लेके यहां तक का मैग्नीट्यूड ए मॉड हुआ, ये दूरी तय करता है। डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक का ए था, क्योंकि डायरेक्शन भी आ गया। कोई उसके बाद यहां से टर्न लेके यहां पहुंचता है, इसका मैग्नीट्यूड आपका बी है, बी मॉड। तो ढंग से सोचो, नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जैसे सोचते थे उसी तरह से सोचो। नेट क्या होना चाहिए? क्या ये वाली चीज देखो तो, हां कि ना? बताओ, यस और नो, यस और नो। तो ये क्या हुआ? क्या ये दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जो जोड़ के जो इफेक्ट आया, क्या वो ये कि इकलौता वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है? यस और नो, यस और नो। तो अगर दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कि एक वेक्टर का, जहां एक वेक्टर टर्मिनेट कर रहा है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो जाए, तो जहां से पहला वेक्टर स्टार्ट हुआ था वहां से दूसरे वेक्टर का जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है उसकी तरफ एक सिंगल वेक्टर बना दिया जाए, तो क्या दैट वेक्टर विल रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ दोस टू वेक्टर? हां कि ना? एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। अभी इस बारे में और चर्चा करेंगे, रिजल्टेंट पर ही पूरी चर्चा होगी, बट दिस इज ये। हाँ बेटा बोलो। तो कैसे ट्रांसलेट करोगे? मैं समझा नहीं। एक के टेल को दूसरे के हेड के साथ ट्रांसलेट करने का मतलब? नहीं बेटा, टेल ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, टेल को या हेड को नहीं जोड़ सकते। मतलब ये यहां पर अगर देखोगे, देखो मान लो कि ये एक वेक्टर है, तो यहां से एक तरीका ये हुआ कि चलो ए है और ये बी है ना, ये ए और ये बी है, तो जहां से हेड से हमने टेल को जोड़ा, ये एक तरीका है करने का, जो क्योंकि आपने क्लास 9th में ये किया हुआ है, किया था ना कि एक आदमी ए यहां से लेके यहां तक जाता है ए, फिर इसके बाद फिर मान लो 10 मीटर जाता है, उसके बाद टर्न करता है 10 मीटर और जाता है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो यही डिस्प्लेसमेंट होता था ना, 10√2 टाइप चीज। तो उसी चीज को यहां पे यूज करके इंट्रोड्यूस करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, तुम शायद ये बोलना चाह रहे हो कि सर हम इसके टेल को इसके टेल के साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो ऑपरेशन कुछ अलग होगा, अभी समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बोलो क्लियर है अभी? हाँ, अभी जब आएगा तो मैं रेफर कर दूंगा तुम्हारा। अब देखो तो अब क्या है, यहां से टेल से लेके हेड तक एक वेक्टर, इसके टेल से लेके हेड तक एक वेक्टर, तो ये यहीं पे चीज कहानी नहीं रुकती। लेट्स सपोज कि मेरे पास 3 वेक्टर था, एक वेक्टर मेरा ए है ऐसे, एक वेक्टर मेरा बी है ऐसे, एक वेक्टर मेरा सी है ऐसे। अब सोचो कि मान लो हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, लेट्स सपोज ए प्लस बी प्लस सी हमें चाहिए, तो क्या करोगे? मान लेते हैं पहले तो जोड़ लो एक तरीके की, यहां से मान लो ये ए था, अब ये बी हो गया, उठा के यहां रख दो इसको, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा सी हो गया, है ना? इस तरीके से देखो, जैसे बना रहा हूं उसे समझ में आना चाहिए। ये मेरा सी हो गया, लेट्स सपोज। तो सोचो, अब तुम बताओ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? है? हाँ शाबाश, ए के टेल को सी के हेड से जोड़ दीजिए, वेरी गुड, बस यही हुआ वेक्टर, और क्या? दिस इज माई रिजल्टेंट।
दिस इज माई रिजल्टेंट, ये लो, ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया, ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। यहां पे एरो लगाएंगे, यहां पे टेल लगाएंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहां से यहां तक का वेक्टर, ऐसा नहीं कि उल्टा कर देना, तब वो नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज माई ए प्लस बी प्लस सी, है ना? यस और नो? हाँ कि ना? अब थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, मान लो कि सी कुछ इस तरीके का होता कि वो एक सिमेट्रिक पॉलीगन टाइप चीज बनाए, तो मान लो ये ए था, ये बी है, लेट्स सपोज सी कुछ ऐसे होता, तो ए से लेके सी तक का वेक्टर, क्या यही रिजल्टेंट कहलाएगा? बिकॉज दिस इज माई ए प्लस बी, है ना? अभी बाद में इसको हम पॉलीगन लॉ वगैरह से पढ़ लेंगे, तो ये प्लस बी ये हो गया। अब इनको और इनको जोड़ो तो ए प्लस बी प्लस सी ये आ गया। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? समझ में आया कि रिजल्टेंट ज्योमेट्रिकली कैसे निकालते हैं? कि अगर हमारे पास कोई भी n नंबर ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है, तो पहले वेक्टर के एंड पॉइंट से दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ज्वाइन करो एंड सो ऑन, और फिर सबसे पहले वाले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे अंतिम वाले वेक्टर का जो ज्वाइन करता हुआ एक जो सिंगल वेक्टर होगा, क्या दैट इज ज्योमेट्रिकली द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दोस वेक्टर्स? यस और नो? लिखो इस बात को, लिखो। इफ देयर आर n number of vectors, if there are n number of vectors in such a way, if there are n number of, इसको बना लिया सर, इस डायग्राम को पहले, इसको पहले बना लो, ये पहले लिख लो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन, फिर ये बनाओ, फिर और लिखवाता हूं। पहले ये लिखो, फिर ये बनाओ, फिर और लिखवाता हूं। लिखो, लिखो नोट में डाल के नीचे लिखो, इफ देयर आर n नंबर ऑफ वेक्टर्स, if there are n number of vectors in such a way that the end point of one vector, the end point of one vector is joined successively to the starting point of the second vector and so on, such that the end point of the first vector is joined successively to the starting point of the second vector and so on. Then the vector from starting point of the first vector, then a vector from the starting point of the first vector to the end point of the last vector, is the resultant of all n vectors, and so on. Then a vector from starting point of the first vector to the end point of the last vector, then a vector from starting point of the first vector to the end point of the last vector is the resultant of all n vectors. बोलो, क्लियर है?
बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है सबको? बताइए। ओके, अब यहां इस वेक्टर को बना लीजिए आप, है ना? सॉरी, सो व्हाट इज दिस वेक्टर? इसका नाम क्या कहलाएगा? क्या ये a प्लस बी प्लस सी है कि नहीं? बोलो। हाँ, एंड दिस इज अगेन a प्लस बी प्लस सी। ये दोनों डायग्राम्स बना लो, ये वाला भी और ये वाला भी। अब इसको कैसे हम एनालिटिकली प्रोड्यूस करते हैं, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आओ, उतार लेगा तो बता देगा। चलो देखो, बिटाओ। चलो देखो अब क्या है इसी में, अगला वेक्टर, अगला चीज जो पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे। लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, चलो बताओ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो पहले हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे, फिर वी कैन बी एबल टू उसी चीज को हम लोग ट्रांसलेट करके एन नंबर ऑफ वेक्टर्स को भी ऐड करना सीखेंगे। बात समझ आ रही है क्या करने वाले हैं? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्यों ऐसा कहते हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला लॉ जो डिफाइन करते हैं इसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब क्या है समझो, कोई खास बात नहीं है इसमें। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करने वाले हैं समझे बात को। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स था, लेट्स सपोज, यहां पे डायग्राम बना रहा हूं ताकि हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस भी होगी। अच्छा, इसको समझने से पहले, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने से पहले एक चीज लिखो जो आपको इंपॉर्टेंट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। सबसे पहली चीज आप लिखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद, लिखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। रुक जाइए, पहले वो समझा देता हूं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लिखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, angle between two vectors. Now let me tell you about the angle between two vectors. Let's suppose I have vector A and let's suppose I have vector B. Now I am drawing two angles, theta 1 and theta 2, which is theta 2 is obviously 180 minus theta 1. What is the angle between A and B? Theta 1 or theta 2? What is the angle? थीटा 1 और थीटा 2? एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, अब सुनो मैं पहले डिफाइन कर रहा हूं एंगल को, क्या निकालते हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेक्टर्स। डायरेक्शन ऑफ, कंसेप्चुअली एकदम क्लियर होना चाहिए सब कुछ, प्रोपेगेशन ऑफ वेक्टर्स। अब सोचो कि दो वेक्टर्स जो चल रहे थे उनके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के बीच में जो एंगल होता है वो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। अब मुझे बताओ कि इस चीज को सोच के बोलो कि थीटा 1 या थीटा 2? थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2।
देख बेटा, ये वेक्टर है, ये थीटा वन थीटा टू, बताओ है थीटा टू, कोई थीटा टू बोल रहा है, कोई थीटा वन बोल रहा है, ही हा थीटा वन थीटा टू, थीटा वन, ओके चलो सोचते हैं थीटा वन। अच्छा ठीक, देखो ये, हाँ बोलो क्या, थीटा टू, ओके लेट अस कंसिडर। अब लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, देखो इधर ये वेक्टर ऐसे जाना, एरो ऐसे चलता और ये एरो ऐसे चलता, इस एरो के चलने का डायरेक्शन इधर था और इस एरो के चलने का डायरेक्शन इधर था। बोलो दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये एरो इधर जा रहा है और ये एरो इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? ये एरो ऐसे गया, देखो ये वाला एक एरो ऐसे चला गया और एक एरो ऐसे चला गया। मान लो ये वाला एरो ऐसे जा रहा है और ये मेरा एक हाथ ऐसे जा रहा है। बोलो दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? बोलो दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? थीटा वन थीटा टू, थीटा टू बेटा। देखो ये ऐसे चला जाता है ना एरो आगे की तरफ, हाँ कि ना? हाँ बोलो यस और नो। तो ये एरो तो ऐसे निकल जाता और ये एरो ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के बीच का एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। सो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा टू है। एरोस के बीच का एंगल थीटा वन है, बट एरोस के बीच का एंगल वेक्टर्स के बीच का एंगल हो ये गारंटी नहीं है। यहां पे देखो ये एंगल एरोस के बीच का एंगल थीटा वन है, जबकि वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा टू। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? सो लिख लो कि इस बड़े पर्टिकुलर डायग्राम में कि थीटा टू इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सात्विक समझ आया? ओके एक और एग्जांपल, यहां पे थीटा टू इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इस पे क्या राय है आपकी? एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, यहीं से निकल रहा है, लेट्स सपोज। अब बताओ, मान लो यहां पर भी देते हैं दो एंगल, एक देता हूं थीटा वन और एक देता हूं थीटा टू। अब बताओ दोनों के बीच का एंगल कौन सा है वेक्टर्स के बीच का? थीटा वन थीटा टू, थीटा वन थीटा टू, थीटा टू है ना। देखो ये एरो इधर जा रहा था, ये एरो इधर जा रहा था, तो यहां पर जो वेक्टर्स के बीच का एंगल है वही एरोस के बीच का भी एंगल है। बट यहां पर कहानी अलग है। जहां एक जगह से जहां एरो खत्म हुआ वहां से दूसरा एरो स्टार्ट हुआ है, तो वहां पर जो एंगल है वो थीटा टू है। केयरफुल रहना इस बात के लिए। बोलो क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो तीन वेक्टर के बीच का एंगल थोड़े होगा, वेक्टर के एंगल तो हमेशा दो के बीच होता है ना। वेक्टर्स के बीच का एंगल तो दो ही, तीन लाइन के बीच का एंगल पड़े हो कभी? ये बताओ। पहले उससे तीन के बीच, अगर तीन की बात करोगे तो पहले दो को निपटा लोगे, दो को मिला के एक उसका रिजल्टेंट बना लोगे, उस रिजल्टेंट का तीसरे के साथ एंगल हो सकता है। बोलो क्लैरिटी है? बोलो क्लैरिटी है? हाँ ओके चल नेक्स्ट चलते हैं। तो ये बात लिख लो। अब हम इसी को यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इसी चीज को यूज करेंगे। देखो अब मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर ये है, यहां पे मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर जो है वो मुझे ऐड करना था। तो दूसरा वेक्टर कहीं पे भी है, मान लो किसी भी तरह से था, तो उस पर फर्क नहीं पड़ता, हम इसको उठा के ट्रांसलेट करके तो यहां ला सकते हैं ना, हाँ कि ना? तो ट्रांसलेट करके अपने यहां पे उठा के ले आओ, है ना? ऐसे उठा के ले आओ, पहले उठा के यहां पे ले आओ। मान लो कि ये v वेक्टर नाम था इसका वेक्टर a है, तो यहां पे इसको उठा के यहां पे ऐसे रख दिया। पहला सवाल, दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला कि ये वाला? बताओ कौन सा? ये वाला थीटा टू थीटा वन? थीटा टू, शाबाश, है ना? तो इसलिए मैंने उसको थीटा रखा। थीटा कौन सा एंगल है? वेक्टर्स के बीच का या फिर एरोस के बीच का, जो प्रूफ करने वाले हैं उसमें?
थीटा किसके बीच का एंगल है? वेक्टर्स के बीच का। एरोस के बीच के एंगल की गारंटी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि आप कैसे एरो को रख रहे हो। हाँ कि ना, बताओ, है ना? सो ये थीटा जो हमने लिया वो हमने वेक्टर्स के बीच का एंगल लिया है ना? सो ए एक वेक्टर दिया हुआ है, बी एक वेक्टर दिया हुआ है, और इनके बीच का आर इंक्लाइंड एट थीटा, है ना? थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ओके चलो, थीटा प्राइम नहीं, थीटा। अब हमें एक वेक्टर चाहिए जो कि इन दोनों के एडिशन के बराबर हो। तो क्या करूं? अभी तक जितना नॉलेज आया उसमें सोचो क्या करना चाहिए एडिशन निकालने के लिए। क्या इसके टेल से लेके इसके हेड की तरफ ऐड कर दूं इसको? हाँ कि ना? ओके लेट्स डू इट। ओके लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। लेट्स डू इट। तो क्या ये मेरा a प्लस बी वेक्टर हो गया? यस और नो? यस और नो? इसको कहते हैं, देखो ये एक ट्रायंगल बन जाता है। कौन कौन वेक्टर मिलकर एक ट्रायंगल बना देते हैं? ए बी। तो ए से लेके बी तक अगर ज्वाइन कर दोगे यहां, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, है ना? तो बेसिकली दैट्स व्हाई दिस लॉ इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि ट्रायंगल यूज करके हम दो वेक्टर्स के बीच का एडिशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कॉल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम लोग, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना? इसके बारे में भी हम लोग और चर्चा करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट इफ देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट, अब सुनना, such that the end point of A exactly coincides with the starting point of B, then a vector joining from A to B, from the starting point of A to the end point of B, is nothing but the addition vector of these two, right? Yes or no? Yes or no? And be careful about the angles. तो ऐसे दो वेक्टर्स जो होते हैं जहां पे एक का टेल हेड और दूसरे का टेल कोइंसाइड करता है, तो मैं अपनी भाषा में इन दो इस तरह के वेक्टर्स को कहता हूं ट्रायंगल पेयर, है ना? जिसकी मदद से अगर हम इन दोनों को कंप्लीट करने वाला अगर ट्रायंगल बना दे तो हमारा एडिशन वेक्टर मिल जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? चलो अब यहां के बाद से नेक्स्ट टर्म करेंगे